नमस्ते। मेरा नाम अजितांश गौड़ है। मैं दी अग्रणी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के सामर्थ्य से और दायित्व से आपसे बातें कर रहा हूं। कृपया ध्यान देंगे। सफदर नागौरी, जाहिद शेख, इमरान इब्राहिम, इकबाल कासम, शमशुद्दीन शेख, गयासुद्दीन अंसारी, मोहम्मद कागजी, मोहम्मद उस्मान, यूनुस मंसूरी, कमरुद्दीन चांद मोहम्मद, आमिर परवाज, सिबली अहमद करीम, मुफ्ती अबू बशर शेख, हाफिज हुसैन, अब्बास समेजा, मोहम्मद इस्माइल, जावेद शेख, अफजल उस्मानी, आसिफ शेख, मोहम्मद आरिफ, कयामुद्दीन कापड़िया, मोहम्मद शेख, मोहम्मद शकील लुहार, जिशान अहमद, जियाउर रहमान, मोहम्मद अकबर, फजले रहमान, अहमद बाबा बरेलवी, सरफुद्दीन सलीम, सैफुर रहमान, मोहम्मद तनवीर, सादुली अब्दुल करीम, आमिद शेष, मोहम्मद मोबिन, मोहम्मद रफीक, तौसिफ खान पठान, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद आरिफ। अभी अभी जो कुछ मैंने कहा वो नाम है, नाम उन 38 लोगों के नाम जिन्हें अभी अहमदाबाद बम धमाके कांड जो वर्ष 2008 में अंजाम दिया गया था, उस मामले में इन 38 लोगों को, इन 38 नामों को मौत की सजा सुनाई गई है। मौत की सजा वर्ष 2008 में घटित हुए उस आतंकवादी घटना के संदर्भ में 14 वर्षों बाद 7000 पृष्ठों में एक निर्णय आया और 49 लोगों को आतंकी पाया गया, उन्हें दोषी पाया गया। उनमें से 38 को फांसी की सजा, मौत की सजा सुनाई गई। अब इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। शेष दूसरे 11 नाम भी हैं, जिनमें मेहदी हसन अंसारी, मोहम्मद नौशाद सैयद, रफीउद्दीन कापड़िया, अतीकुर रहमान, मोहम्मद अंसार नदवी, इमरान अहमद पठान, अनीक सैयद, मोहम्मद अली अंसारी, मोहम्मद अबरार, मोहम्मद सादिक शेख, मोहम्मद शफीक अंसारी। इन अलग से जिन नामों का उच्चारण किया गया 11 लोगों को उसी अहमदाबाद बम धमाके कांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यानी अंतिम सांस तक इन्हें जेल की काल कोठरी में सड़ाया जाएगा और इन्हें वहीं मौत मिलेगी। इन 49 लोगों को, उन 49 आतंकियों को जो सजा सुनाई गई है, पूरे देश भर में एक वातावरण ऐसा बनाया गया है कि अहमदाबाद वर्ष 2008 के उस बम धमाके कांड में इन 49 लोगों को सजा सुनाए जाने के साथ इस मामले में न्याय हो गया। ये कैसा न्याय है? सबसे पहले तो पुरजोर तरीके से दी अग्रणी पार्टी का पक्ष समूचे देश के राजनीतिज्ञ, धर्माचार्य, सामाजिक कार्यकर्ता, युवतियां, युवक, अबाल वृद्ध, बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी और पूरी दुनिया जान ले कि जिन शेष 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनके लिए भी दी अग्रणी पार्टी संपूर्ण न्याय के अंतर्गत मौत की सजा, फांसी की सजा की मांग करती है। 49 के 49 दोषियों को, आतंकियों को फांसी की सजा, मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, कुल 85 लोगों को इस आरोप में नामित किया गया था, कईयों को बरी कर दिया गया। 3 तो आतंकवादी पाकिस्तान भाग गए। एक आतंकवादी इस घटना को जिसने अंजाम दिया, जो इसमें शामिल था, वह सीरिया भाग चुका है। एक किसी अन्य मुठभेड़ में मारा गया। केरल के एर्नाकुलम जिले के बाघमोर के जंगलों में इस आतंकवादी घटना की योजना बनाई गई। देश भर से 50 से अधिक विशेषज्ञ, जो आतंकवादी विशेषज्ञ, जो बम विस्फोट करवाने आदि में विशेषज्ञ हैं, उन्हें जमा किया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, इसलिए कि वो जाकर के भारत के अलग अलग शहरों में बम विस्फोट करें, बम धमाके करें और निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दें। भारतीय संस्कृति पर, भारतीय संविधान पर, भारत के कानून पर हमला करें। इस बम धमाके में सिर्फ 70 मिनट में, केवल 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे। 56 निर्दोष लोग मारे गए।
200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 100 से अधिक लोगों ने अपना हाथ पैर गंवा दिया। उनके साथ क्या यही न्याय है कि 14 वर्षों बाद किसी निचली अदालत में इन 38 लोगों को फांसी की सजा दे दी जाए, 11 लोगों को उम्र कैद दे दिया जाए और उन्हें खुली छूट दे दी जाए कि वो आगे जाकर के बड़े न्याय अदालतों में न्याय की मांग करें? यही प्रक्रिया है ना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत होता क्या है वह जान लें। आज तक समूचे भारतवर्ष में आजादी के बाद से कुल 5000 लोगों को लगभग मौत की सजा सुनाई गई है 1947 के बाद से, लेकिन उनमें से मात्र 1414 को ही फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सका है। यह प्रक्रिया इतनी लंबी है कि सजा का ऐलान होता है, परंतु सजा दोषी को हो, उसे दंड मिले, इससे अधिक इस बात का मकसद यह होता है कि दूसरे जो ऐसे कुकर्म को रचने की, ऐसी साजिश को रचने की योजना भी बना रहे हो, उन तक ये संदेश जाए कि अगर ऐसा करोगे मौत की घाट उतार दिए जाओगे, फांसी पर लटका दिए जाओगे। परंतु समूचा मकसद ही पीछे रह जाता है, क्योंकि कार्यवाही तुरंत नहीं होती। ऐसे उदाहरण हैं जबकि फांसी की सजा प्राप्त हुए व्यक्ति को की याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया, लेकिन 8 वर्षों तक मामला लंबित रहा और पुनः उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि वह कौन सी विचारधारा है जो इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के पीछे काम कर रही है। वो कौन से मलिच्छ, वो कौन सी सूअर की संतानें हैं जो भारतीय संस्कृति पर, भारत के निर्दोष लोगों पर आक्रामक हैं। इस अहमदाबाद बम ब्लास्ट में गर्भवती स्त्री की हत्या हुई, छोटे बच्चे मार दिए गए, स्कूल बसों में, अस्पतालों में, कार में, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर साइकिल में बम बांध करके बम विस्फोट करवाया गया। पूरे शहर की सूरत बदल गई, पूरे शहर की स्थिति बदल गई, चारों ओर चित्कार मच गया, भारी जान माल का नुकसान हुआ। ठीक अगले दिन अहमदाबाद के अलावा गुजरात के दूसरे शहर सूरत में 29 जिंदा बम प्राप्त किए गए। जयपुर में धमाका किया गया, हिंसा की गई, लोगों की मौत हुई। वाराणसी में हिंसा हुई, धमाका हुआ, लोगों की मौत हुई। आखिर कौन है ये लोग? स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो प्रतिबंधित संगठन हो गया है अथवा नहीं हुआ कि एक उप इकाई इंडियन मुजाहिदीन ने एक हरकत उल जिहाद इस्लामी के साथ मिलकर के, इस आतंकी संगठन के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना की जिम्मेदारी वो भटकल बंधु, जिनमें रियाज भटकल, इकबाल भटकल, यासीन भटकल, इस पूरी घटना के सूत्रधार बने। केरल के जंगलों में पूरे देश भर से आतंकियों को इकट्ठा करके किसी घटना को अंजाम दिया गया। पूरे देश भर से लोगों को इस बात की प्रेरणा कैसे मिल रही है कि निर्दोष लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को बम विस्फोट से दहला दिया जाए, लोगों के प्राण हर लिए जाए। आखिर इस्लामिक मूवमेंट के नाम पर ये कर क्या रहे हैं? सफदर नागौरी, जिन 38 लोगों को मौत की सजा मिली, जो सबसे पहला नाम मैंने लिया, सफदर नागौरी, जो भारत में स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा आतंकी है, जो जेल में बंद है। उस सफदर नागौरी पर उज्जैन के महाकाल थाने में वर्ष 1997 में पहला मामला दर्ज किया गया था और अब तक तो देश में इस कांड के अलावा 100 से अधिक अलग अलग आपराधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं। उस सफदर नागौरी ने इस अहमदाबाद बम धमाके कांड में मौत की सजा पाने के पश्चात यह बात कही, उसे भारत के संविधान से कोई मतलब नहीं है, उसे भारत के कानून से कोई मतलब नहीं है। वह कुरान के फैसले को सर्वोच्च मानता है, वह कुरान की प्राथमिकता को, सर्वोपरिता को स्वीकार करता है। भारतीय कानून वगैरह में उसकी कोई आस्था नहीं है। मैं समझ सकता हूं और सभी समझ सकते हैं कि शेष जो 49 लोग हैं जिन्हें मौत की सजा और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनकी भी मानसिकता कुछ ऐसी होगी। आखिर इस मानसिकता को पोषण कहां से मिल रहा है? आखिर ये कौन लोग हैं जो भारत में इस प्रकार का उत्पाद, उपद्रव और हिंसा मचा रहे हैं? ये कौन उग्रवादी हैं? ये कहां से आया उनका ये भाव, उनके अंदर ये विचार कहां से आया कि भारत को खून से नहला दो, कि भारत में चारों ओर हिंसा आयोजित करो, कि भारत में निर्दोष लोगों की हत्या करो, कि भारतीय संस्कृति पर हमला करो? क्या इस्लामिक मूवमेंट इसी प्रकार की योजना बना करके भारत में काम कर रहा है? क्या स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स, वो यूथ, वो युवा जो उससे जुड़े हैं, क्या यही सब करने के लिए संगठन में जुड़ते हैं? इस समूची विचारधारा पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा है। मैं जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, जिन्होंने कहा है कि उनके साथ अन्याय हो गया, इन 49 लोगों के साथ जिन्हें
सजा सुनाई गई है, उनके साथ अन्याय हो गया, उनसे सीधा पूछना चाहता हूं, आखिर वो इन लोगों की पैरवी जो कर रहे हैं, क्या उन्हें लगता है ये 49 लोग निर्दोष है? क्या उन्हें लगता है कि उन्हें झूठ का भारत की पुलिस और भारत की व्यवस्था ने, संवैधानिक प्रशासन व्यवस्था ने झूठ का फंसा दिया है? तो फिर उन्हें 56 लोगों की क्या गलती थी? आखिर धम धमाका हुआ तो क्यों हो गया, कैसे हो गया? उस विचारधारा के पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं? क्या क्या क्या, क्या इन लोगों को मलेच्छ ना कहा जाए? ऐसे ही लोगों को दी अग्रणी पार्टी मलेच्छ की संज्ञा लेती है। ऐसे ही विचारधारा के को जड़ से उखाड़ दिए जाने की दी अग्रणी पार्टी समर्थक है। हम समस्याओं से मुक्त, मलेच्छों से मुक्त और अखंड भारतवर्ष की प्रतिस्थापना की बात कर रहे हैं, हम ऐसा करके ही रहेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अक्षय चिन्ह से असम तक समूचे भारत से हमें सहयोग और समर्थन प्राप्त होकर ही रहेगा, हमें ऐसा विश्वास है। लेकिन पूरे भारत को, समूचे राष्ट्रवादियों को एक सूत्र में संगठित हो जाने की आवश्यकता है, अन्यथा पूरे भारतीय महाद्वीप में और भी कई कोनों में भारत के लोगों के खिलाफ, भारतीयता के विरुद्ध, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध, भारतीय लोगों की उपासना पद्धति, उनकी आध्यात्मिकता, उनकी संस्कृति के विरुद्ध एक गंभीर षड्यंत्र बचा करके कई संगठन काम कर रहे हैं जो यहाँ खून खराबा करने में विश्वास रखते हैं। जो लोग मरे, उन मरने वालों में कोई आपका और मेरा परिजन भी हो सकता था। कोई जो स्त्री मरी वो मेरी माँ, मेरी बहन, आपकी माँ, आपकी बहन हो सकती थी और है ही। भारतीय होने के नाते हमारा उनसे संबंध है, समूचा भारत एक है, हम सब भारतीय एक हैं। कहीं भी किसी निर्दोष की हत्या हो रही है, कहीं भी किसी निर्दोष को का प्राण हरा जा रहा है, उससे हमें पीड़ा हो रही है, समूचा भारत रो रहा है। आग्रह है कि उन शेष 11 लोगों को भी मौत की सजा सुनाई जाए। आग्रह है कि इन 38 फांसी के दोषियों पर तुरंत न्यायिक प्रक्रिया पूरा करके इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए, अथवा जो भी सजा है इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परंतु जो किया जाए शीघ्र किया जाए, ताकि मकसद, ताकि वो लक्ष्य जो सजा देने के पीछे का होता है उसे प्राप्त किया जा सके, उसे पूरा किया जा सके। अन्यथा उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम इस बात का संदेश नहीं दे पाएंगे दुनिया को और भारत विरोधी शक्तियों को कि भारत दृढ़ता से, कड़ाई से निर्णय लेने की का सामर्थ्य रखता है। भारत में वो शौर्य है, वो गरिमा है कि अपने नागरिकों की, अपने ग्रामीणों की सुरक्षा करने में वो सक्षम है और यहाँ कड़ी सजा दी जा सकती है, दोबारा भारत की राह उठाकर देखने की चेष्टा न कर सके। परंतु आतंकवादी घटनाएं तो रुक ही नहीं रही। ये इस्लामिक मूवमेंट के नाम पर अथवा हरकतें उल जिहाद इस्लामी अथवा दूसरे अन्य आतंकी संगठन अपनी न जाने किस विकृत मानसिकता की विचारधारा के आधार पर आतंकवादी घटनाओं में लगातार लिप्त हैं। संगठन प्रतिबंधित हुआ है, संगठन समाप्त नहीं किया गया हुआ। कोई संगठन प्रतिबंधित कर दिया जाए, उसकी विचारधारा के पोषक जीवित रहते हैं और यदि ये विचारधारा के पोषक या ऐसी विचारधारा को मानने वाले लोग हमारे आसपास अगल बगल खड़े हैं और खड़े ही हैं, तो हमें बहुत सतर्कता से व्यवहार करना चाहिए, हमें बहुत सजगता से व्यवहार करना चाहिए। दी अग्रणी पार्टी इस न्याय को न्याय जैसा नहीं मानती, 14 वर्षों बाद मिले इस न्याय को न्याय जैसा नहीं मानती। असली बात तो तब होगी जब समूचा भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता के विरुद्ध, इन मलेच्छों के विरुद्ध, इन सुअर की संतानों के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, इन्हें पहचान लेगा, इन्हें जान लेगा। ये हमारे आसपास खड़े हैं, ये हमारे समाज में घुलते मिलते जा रहे हैं, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति पर चोट कर रहे हैं। इन संस्कृति को के विरोधियों से, इन संस्कृति को तो हानि पहुंचाने वाले लोगों से हमें बहुत बहुत सतर्क रहना है, हमें कटिबद्ध होना होगा, हमें सजग होना पड़ेगा, हमें सज्ज होना पड़ेगा, ताकि हमें गौरवशाली भारत की, एक शक्तिशाली भारत की, एक सामर्थ्यशाली भारत की स्थापना में अपना कदम, अपना पद बढ़ा सके। मैं समूचे भारत को एक जैसा, एक रूप, एक में व्यवहार करने की का आग्रह करता हूं। समूचे भारतीय अपने भारतीय संस्कृति के प्रति, अपने भारत राष्ट्र के प्रति, इस संविधान की सुरक्षा के प्रति, इस कानून की और मर्यादा के सुरक्षा के प्रति सजग हों, सभी सज्ज हों, सभी सम्मिलित रूप से प्रतिकार करें और भारत को समस्याओं से मुक्त अखंड राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने की दी अग्रणी पार्टी की इस महान और विशेष योजना में अपना सहयोग दें। मैं सबों के मंगल और कल्याण की कामना करता हूं। सबों का मंगल हो, कल्याण हो। वंदे भारत मातरम। नमस्ते।